having short notes made by our own self is a very important aspect, and definitely every second aspirant, every second topper who clears the examination, they have their own notes made by them. Notes making इतना important सवाल सच में है क्या कि सर नोट्स कैसे बनाना है? क्या ये इतना ज़रूरी सवाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, हमारे पास खुद के बनाए हुए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपकी पूरी प्रिपरेशन में, आपके रिजल्ट्स में, आपके अच्छे स्कोर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है आपके शॉर्ट नोट्स। लास्ट मिनट जो मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं उसके लिए हमारे पास चाहिए होते हैं कि वी शुड हैव अ शॉर्ट नोट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नोट्स के नाम पे हमने पूरी की पूरी किताब छाप दी। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मली मुझे ये लगता था कि यार नोट्स मेकिंग ये कैसा सवाल है, मतलब व्हाई वी आर सो कंफ्यूज्ड अबाउट नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट सवाल सच में है क्या कि सर नोट्स कैसे बनाना है? क्या ये इतना ज़रूरी सवाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, इट इज़ अ वेरी नेसेसरी क्वेश्चन। ऑल्दो इट सीम्स टू बी अ वेरी प्राइमरी क्वेश्चन, बट इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारे प्रिपरेशन का कि हमारे पास खुद के बनाए हुए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बिकॉज इट कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन। आपकी पूरी प्रिपरेशन में, आपके रिजल्ट्स में, आपके अच्छे स्कोर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है आपके शॉर्ट नोट्स। और इसीलिए मे बी स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी रेफरेंसेस और जो भी सोर्सेस से हम प्रिपरेशन करते हैं, उन सोर्सेस को फ्रिक्वेंटली पढ़ना ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि सोर्सेस काफ़ी बल्कि होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं। और ऐसे सिचुएशन में इन्हें फ्रिक्वेंटली पढ़ना और उसमें से फिर चीज़ों को याद रखना, फिर उसको रिवाइज कर पाना टाइम टू टाइम, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और अल्टीमेटली हम कितने बेहतर आंसर लिखते हैं या कितनी हमारी उस सब्जेक्ट पर कमांड आती है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी टाइम्स वी आर एबल टू रिवाइज। Now the main question is, we will be able to revise particular thing only and only when it is short, only and only when it is crisp and concise. If it is very bulky, we won't be able to even complete it. Forget about revision. And revision is a very crucial aspect of our preparation. Without revising the things, we cannot really recall things, we cannot really remember things in our mind. And that's why having short notes made by our own self is a very important aspect, and definitely every second aspirant, every second topper who clears the examination, they have their own notes made by them. But yes, definitely notes making is not a overnight process. It takes time. हम प्रिपरेशन के साथ अपने नोट्स बनाते हैं, जो जो चीज़ें पढ़ते रहते हैं उसमें से हमें जो जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को नोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और एंड ऑफ द प्रिपरेशन हमारे एक शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, फिर जिनको हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम तैयार कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी टाइम से बच्चे पूछ रहे, स्टूडेंट्स पूछ रहे कि सर नोट्स बनाए कैसे, और इस नोट्स मेकिंग वाले एस्पेक्ट पर अभी तक बहुत अच्छे से हम डिस्कस नहीं कर पाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज नोट्स मेकिंग नेसेसरी? क्या नोट्स मेकिंग जरूरी है? तो आंसर इज डेफिनेटली यस, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं तो उसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते, इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते। सो वी कैन एक्चुअली डू इफेक्टिव रिवीजन। इफेक्टिव रिवीजन के लिए हैविंग शॉर्ट नोट्स मेड बाय आवर ओन सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, व्हेन वी हैव आवर ओन नोट्स, जब हमारे पास खुद के बने हुए नोट्स होते हैं तो इससे हमारा टाइम बचता है, इससे हमारे एफर्ट्स बचते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास नोट्स बने हुए हैं तो हमें बार बार जो हमारे लेंदी और जो बल्कि नोट्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं जो भी हम पढ़ते हैं, उन्हें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी डोंट नीड टू रिविजिट देम मल्टीपल टाइम्स, एंड दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू सेव अवर टाइम एंड एफर्ट्स इफ वी हैव अ प्रॉपर नोट्स विथ अस। सेकेंडली, इट ऑल्सो हेल्प अस टू डू वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये बुक है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं, इस बुक में जो भी चीज़ें दी है वो हमने पढ़ी, उसके बाद हमने यहाँ पर खुद के नोट्स बनाए, माय नोट्स। ओके, यहाँ पर हमने खुद के नोट्स बनाए। अब खुद के नोट्स बनाए,
अब मुझे कल को कोई और एक्स्ट्रा चीज यहां से पता चली, फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल से कुछ पता चला, मुझे किसी अदर नोट से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, या किसी मॉडल आंसर से मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, तो इसमें से जो वैल्यू एडिशन है, अब इस नोट्स में तो हम ऐड नहीं कर सकते, बट हमारे जो खुद के नोट्स होते उसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेस से, अगर हमें कुछ भी नया और बेहतर मिलता है. So anything we come across which is new, anything we come across which is very fantastic, that can be added into our own notes if we are making our own notes. So हमारे जब notes बन रहे होते हैं, when we are making our notes, so we are able to do value addition from other many different sources. So that is one of the important aspect which help us in making notes. उसके बाद हम जो notes बनाते हैं, they are short, they are crisp, they are concise, इस वजह से they are handy. काफ़ी ईजी होता है उन्हें हैंडल करना, और हम उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सकते हैं. उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है, लेट से लास्ट के जो 15 डेज होते हैं या फिर लास्ट के जो 20 डेज 1 मंथ होता है, ऐसे सिचुएशन में हम बल्कि नोट्स को बार बार नहीं पढ़ सकते, वो हैंडी नहीं होते हैं. तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट जो मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं, उसके लिए हमारे पास चाहिए होते हैं कि वी शुड हैव अ शॉर्ट नोट्स. एंड दैट्स वाई नोट्स मेकिंग इज अ वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इतना बड़ा रोल जो है नोट्स मेकिंग अपने प्रिपरेशन में प्ले करता है. नाउ बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई नोट्स मेकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ डज इट हेल्प, it is very important also to make sure that whatever notes we make that are the best. हम जो notes बना रहे हैं वो बेस्ट हो, इन अ सेंस कि वो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट हो. बिकॉज नोट्स मेकिंग में हमारा बहुत टाइम भी नहीं जाना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नोट्स के नाम पे हमने पूरी की पूरी किताब छाप दी, ये भी नहीं होना चाहिए. तो वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग. अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर नोट्स बनाने हैं क्या, so what I can tell him, yes, definitely you should make notes. But then how to make notes? Because how to make notes is probably one of the most important question. Because when you don't know how to make notes, जब आपको नहीं पता होता है कि notes कैसे बनाना है, तो you end up wasting lot of your time, you end up wasting lot of your efforts, and ultimately whatever notes you make, they become irrelevant, और उसका कोई utility नहीं बचता है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता है. तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लगता है, क्योंकि जिस समय मैं चीज़ों को रिवाइज कर पाता था या जिस समय को मैं यूटिलाइज करके प्रिपरेशन को अच्छा कर सकता था, उस समय मैंने नोट्स बनाने में, वो समय मैंने नोट्स बनाने में इन्वेस्ट किया, और जो नोट्स बने वो मेरे किसी काम के नहीं है. इसीलिए राइट तरीके से नोट्स बनाना, ये समझना बहुत जरूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वे टू मेक नोट्स. Okay, so let us try to understand what is the right way to make notes. There is a thumb rule of making notes. First of all, see, अगर आप एक पर्टिकुलर सोर्स से अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हर एक चीज उस पर्टिकुलर नोट से अपने नोट्स में लिखी. यू आर जस्ट डूइंग कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट. अगर आप सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो तो वो नोट्स मेकिंग नहीं है. बिकॉज उससे क्या होगा, इफ द नोट्स फ्रॉम विच यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, जिस नोट से आप खुद के नोट्स बना रहे हो, वो नोट्स अगर 1000 पेजेस के, तो आपके नोट्स भी 1000 पेजेस के बनेंगे. तो पर्पस ही डिप्लीट हो जाएगा, इसका कोई पर्पस ही नहीं बचेगा. क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है नोट्स बनाने का, वो ये है कि हमारे नोट्स शॉर्ट हो. अगर 1000 पेज की कोई बुक है तो वो कम से कम 150, 200 या मैक्सिमम 300 पेज के अंदर हम उसको समराइज कर सके, देन इट इज यूजफुल. अदरवाइज फिर उस नोट्स का कोई यूज नहीं. हमारा नोट्स मेकिंग में टाइम तो चला गया, और इसको पढ़ने में फिर से टाइम चला जाएगा, और हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. सो यहां पर थंब रूल 1, मैक्सिमम 30% फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ओरिजिनल सोर्स जहां से आप पढ़ रहे हो प्राइमरली, ठीक है, और ये आपके नोट्स है. तो ये अगर 100 है तो ये 30 होना चाहिए. दिस इज द टेंटेटिव रेशो. 100 to 100 नहीं होना चाहिए कि ये भी अगर 100 पेजेस का है तो आपके नोट्स भी 100 पेजेस के अगर बनते हैं तो कोई फायदा नहीं है नोट्स मेकिंग का, उसमें टाइम जाएगा और उसका कोई यूज नहीं होगा. तो इसमें अगर 100% कंटेंट है तो उसमें से 30% कंटेंट आपका रिवीजन में नोट्स में बनना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट थंब रूल. सेकंड थंब रूल ऑफ नोट्स मेकिंग इज मेक नोट्स ओनली आफ्टर हैविंग अ सर्टन level of understanding or after at least 2 to 3 readings. सबसे बड़ा जो मिस्टेक हम नोट्स मेकिंग के समय करते हैं वो ये है कि द डे वी पिक अप एनी पर्टिकुलर बुक, द डे वी स्टार्ट
द डे वी स्टार्ट रीडिंग द बुक वी स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। हमें नोट्स बनाने की इतनी जल्दी होती है, हमें ऐसा लगता है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लास्ट मोमेंट के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली लास्ट मोमेंट के लिए नोट्स बनाना है, लेकिन वो बाद में भी बनाए जा सकते हैं, तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नोट्स में आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये समझना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड द नोट्स प्रॉपरली एंड देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू फिगर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। Because whatever notes you make, it should not be a copy paste work of one notes to another notes. It should be something, an organic summary of whatever you read. For example, आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से कि आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी। अब प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस अगर एक पेज की है ओरिजिनल सोर्स में, उसको पढ़ के उसमें से जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट की आइडियाज 30% कन्वर्ट में उसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जब आप कन्वर्ट करोगे, तो उससे आपकी एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, उससे आपके नोट्स भी शॉर्ट हो जाएंगे, और जब आप रिवाइज करने जाओगे तो रिवीजन करते समय आपको बहुत इजीली वो कनेक्ट होगे। इसीलिए नोट्स मेकिंग के लिए आपको बिफोर यू मेक नोट्स ऑफ एनी चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बना रहे हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बनाओ। अगर आप जस्टिस टॉपिक पढ़ रहे हो तो जस्टिस टॉपिक को आप पहले एक बार दो बार अच्छे से पढ़ो, उसकी एक एक चीज को समझो कि व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस, व्हाट इज कम्युनिटेरियन क्रिटिक, व्हाट इज लिबर्टेरियन क्रिटिक। आप सारी चीजों को एक बार दो बार तीन बार समझने की कोशिश करो, और समझने के बाद फिर उसका समराइज फॉर्मेट में अपने नोट्स में लिखने की कोशिश करो। सो जब भी आप नोट्स बनाओगे तो मेक श्योर दैट यू डू इट ओनली एंड ओनली आफ्टर हैविंग सर्टन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको ये समझना भी तो पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप यहाँ पर लिखोगे ओरिजिनल पोजीशन, फिर आप इसमें अंदर लिखोगे वेल ऑफ इग्नोरेंस, फिर ये क्यों है ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस में जॉन रॉल्स क्यों लेके गया लोगों को, क्योंकि समवेयर ही वांटेड टू क्रिएट एन इम्पार्शियल थ्योरी, एक फेयरनेस वाली थ्योरी ऑफ जस्टिस उसको बनानी थी। अब ये करने के लिए उसने डिस्ट्रीब्यूटिव आइडिया यूज़ किया, फिर उसने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया, फिर उसने सेकंड प्रिंसिपल बताया, फिर सेकंड प्रिंसिपल में ए एक है, फिर सेकंड प्रिंसिपल में एक बी है। तो यहाँ पर जब आप किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे तो आप उसको अपने नोट्स में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख पाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, क्योंकि आपके जो नोट्स है आपके नोट्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बाद में जब आप अपने खुद के नोट्स पढ़ने जाओगे आपको खुद के ही नोट्स नहीं समझेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके नोट्स, आपके जो नोट्स है वो इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए कि आप जब बाद में खुद रिविजिट करो तो आपको वो समझ सके। तो आप जब उस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे और कम से कम 2-3 बार उसको रीड करोगे तो आपको एटलीस्ट ये समझने में हेल्प होगी कि आपको क्या लिखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ओरिजिनल सोर्स विच आई हैव टू राइट इन माई ओन नोट्स, एंड व्हाट इज समथिंग विच आई कैन लेफ्ट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनको अपन आराम से छोड़ सकते हैं। बिकॉज सी हर चीज़ जो ओरिजिनल सोर्स में दी है वो हमें नहीं लिखनी है, हमें कुछ कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। और अब ये क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है ये समझने के लिए हमें पहले उस टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। हर एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए हम किसी और के नोट्स को हमारे लिए यूज़ नहीं कर सकते, हमें खुद के बनाए हुए नोट्स चाहिए, क्योंकि हमें ही पता होता है कि मैंने क्या पढ़ा था, फिर उसके साथ मैंने क्या एग्जांपल किया था, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कैसे स्ट्रक्चर किया था, फिर किस चीज़ को मैंने कहाँ कनेक्ट किया था, ये मुझे खुद ही पता होता है। इसीलिए मेरे नोट्स सिर्फ मुझे ही समझते हैं। ठीक, ऐसा नॉर्मली होता है कि हम जो अपने नोट्स बनाते हैं वो हमें खुद ही समझते हैं, किसी और के बनाए हुए नोट्स हमको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने नोट्स बनाते वक्त चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था, और डिटेल में पढ़ के उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया जो हमें समझ में आई थी हमारे अकॉर्डिंग, उनको हमने नोट डाउन किया था, वो भी अपने पैटर्न में, अपने फॉर्मेट में, अपने खुद के स्ट्रक्चर में। और इसीलिए हमारा नोट्स जो है दैट शुड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, आवर ओन स्ट्रक्चर, आवर ओन पैटर्न, and we should be able to easily reconnect with our own notes, and that is what we have to make sure while making the notes। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और नोट्स मेकिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद मैंने जस्ट अभी बताया था कि यू डोंट हैव टू राइट एवरी सेकंड थिंग मेंशन इन द बुक। बुक में हर जो दूसरी चीज़ मेंशन है वो आपको नहीं लिखनी है, उसमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स, कुछ कुछ आइडियाज़ ही आपको मेंशन करने हैं। Now the important thing is that when you write few keywords or few key concepts or few key ideas,
अब जब आप ये कीवर्ड्स या की आइडियाज और जो की कंसेप्ट है जब आप लिखोगे अपने नोट्स में, तो इस तरीके से लिखो कि उतना सा एक वर्ड देख के आपको पूरी की पूरी लाइन याद आ जाए। इसका मतलब योर कीवर्ड्स मस्ट बी रिफ्लेक्टिव एंड मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द लाइंस इन द नोट्स। जो नोट्स में आपने जो भी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, आपको वो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिखना है। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन में से 2-3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पकड़ना है और वो लिख के रखना है, और वो 2-3 कीवर्ड्स पढ़ के ही आपको वो डिटेल एक्सप्लेनेशन याद आ जाए। इस तरीके से आपको लिखना है। कैसे बनाना है उसका भी मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने नोट्स बनाए या किस तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं, ये मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बट यस, तो ये सारे कुछ बेसिक थंब रूल्स है जिसके बेसिस पर आपको नोट्स बनाने हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाने हैं। एक्चुअल में मैं आपके, तो यहाँ पर एक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो क्लास नोट्स होते हैं, क्योंकि क्लास नोट्स जो नॉर्मली रेफरेंस बुक्स या हमारे जो नोट्स होते हैं, करेक्ट, जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, वो नोट्स थोड़े से ज़्यादा डिटेल में होते हैं, क्योंकि दे आर मेड इन सच अ वे दैट दे शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। हर कोई व्यक्ति जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी वो समझ में आए, इसलिए वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए होते हैं। लेकिन हमें रिवीजन के लिए जो नोट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें उसका बहुत ही शॉर्ट वर्जन तैयार करना होता है। तो यहाँ पर एक साइड में रहेगा हमारा डिटेल वर्जन और दूसरे साइड में यहाँ पर रहेगा कि उसका शॉर्ट वर्जन क्या हो सकता है, कैसे उसको बना सकते हैं। एक बार ये एक्टिविटी आप 2 मिनट के लिए देख लोगे तो आपको नोट्स मेकिंग में फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आपके नोट्स बेस्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे आपके लिए। फाइन, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पर देखिए, ये है हमारे ओरिजिनल नोट्स, ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है जहाँ से हम नोट्स बनाने वाले हैं। ओके, मतलब जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स या किसी क्लास के नोट्स या किसी के भी नोट्स, वो हमारे भी नोट्स हो सकते हैं, कोई भी नोट्स हो सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हो ये वो नोट्स है। अब देखो, यहाँ पर आइडियोलॉजी एंड टोटलिटरिज्म ये हमारा टॉपिक है, तो हमने यहाँ पर भी लिखा आइडियोलॉजी एंड टोटलिटरिज्म। टॉपिक का तो हेडलाइन जो है वो तो एज इट इज हमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हन्ना अरेंड मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी एंड टोटलिटरिज्म पर्टिकुलरली थ्रू हर बुक। अब मुझे इसमें से ये बाकी का जो पोर्शन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो मैं इसको बार बार पढ़ने में क्यों अपने एफर्ट्स वेस्ट करूँ। सो मुझे इसमें से सिर्फ चाहिए द ओरिजिन्स ऑफ द टोटलिटरिज्म। ये बुक का नाम है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आंसर्स में वर्क मेंशन करना होता है, तो ये वर्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो स्कॉलर का नाम है हन्ना अरेंड, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा बुक द ओरिजिन्स ऑफ द टोटलिटरिज्म, और उसमें जो स्कॉलर है हन्ना अरेंड, करेक्ट। तो मेरा ये एफर्ट्स बच गया। अब मुझे दोबारा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई विल सिंपली रीड द ओरिजिन्स ऑफ द टोटलिटरिज्म एंड हन्ना अरेंड। बार बार ये पढ़ूंगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो पूरा पॉइंट है टोटलिटरिज्म से लेके यहाँ तक, ये पूरा पॉइंट मैंने एक बार समझने की कोशिश की। अब ये क्या लिखा हुआ है, टोटलिटरिज्म एज अ डिस्टिंक्ट फेनोमेना, मतलब ये उसका सब हेडिंग है। So Hannah Arendt argued that totalitarianism was a novel and a distinct form of a political tyranny that emerged in the 20th century. It was characterized by regimes such as Nazi Germany and Stalinist Soviet Union. So these regimes sought to exert total control over every aspect of a human life, which set them apart from a traditional democracies or a dictatorship. Which sets them apart from a traditional autocracies or a dictatorship. अब इसमें से मुझे पढ़ने के बाद ये समझा कि दिस इज समथिंग अबाउट टोटलिटरिज्म, ये टोटलिटरिज्म के बारे में है। और अब मुझे ये एग्जाम्पल इतना जरूरी नहीं है, यहाँ पर बस मुझे इसका अंडरस्टैंडिंग ये करना है कि हाँ, इट सॉट टू एक्सर्ट अ टोटल कंट्रोल। टोटलिटरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसको कंप्लीट कंट्रोल अचीव करना होता है, कहाँ पर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो इतना ही पोर्शन मैं यहाँ पर लिखूंगा। टोटलिटरिज्म इज बेसिकली अ रिजीम दैट सॉट टू एक्सर्ट अ टोटल कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। अब मुझे ह्यूमन लाइफ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे नेचुरली पता है कि हम ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो हर बार एक एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख के मुझे अपनी लेंथ नहीं बढ़ानी है। मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है, आई नीड टू मेक श्योर दैट द नोट्स आई एम मेकिंग दे आर वेरी क्रिस्प एंड वेरी कंसाइज, दे शुड नॉट एक्सटेंड। अगर मैं एक एक वर्ड भी यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ह्यूमन लाइफ जैसा, तो वो मुझे बचाना चाहिए, बिकॉज वो लिख के और ना लिख के बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज मैं इतना भी पढ़ लूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। अब इतना सा पोर्शन पढ़ के मुझे ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर रोल ऑफ आइडियोलॉजी की बात की है। अब यहाँ पर रोल ऑफ आइडियोलॉजी की बात की है तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा आइडियोलॉजी। ओके, सो आइडियोलॉजी के बारे में ये पूरा मैं एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ूंगा कि अरेंड व्यू आइडियोलॉजी एज अ सेंट्रल एलिमेंट इन द राइज ऑफ टोटलिटरिज्म। मतलब इसका कहना क्या है
कि टोटलिटेरियन रिजीम्स को राइज होने में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आइडियोलॉजी का है। तो मुझे समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा कि आइडियोलॉजी एज अ क्लोज सिस्टम ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग एक क्लोज सिस्टम ऑफ आइडियाज है एंड इट बिलीव टू क्लेम एन ऑल एनकम्पासिंग ट्रूथ, मतलब ये सब कुछ सारा सच जानता है, ऐसा ही आइडियोलॉजी जो है वो बिलीव करते हैं। सो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी जो होती है अकॉर्डिंग टू हन्ना अरेंट, दे वेयर नॉट मेरेली पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स, वो सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स नहीं है, बट दे आर कॉम्प्रेहेंसिव वर्ल्ड व्यू विच एम्ड टू प्रोवाइड फाइनल सॉल्यूशन टू ऑल पॉलिटिकल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। अब इस पूरे इसमें मुझे सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसमें से इवन नाजी आइडियोलॉजी ने आर्यन सुप्रीमेसी को प्रमोट किया, तो इन्होंने ये वाली आइडियोलॉजी यूज की। तो नाजी आइडियोलॉजी जो है, नाजी बेसिकली टोटलिटेरिज्म है। मैंने 2-3 बार पढ़ने के बाद मुझे ये समझा कि इसमें से आइडियोलॉजी का मतलब जो यहाँ पर लिखा है ये एक कोर एलिमेंट है टोटलिटिज्म के राइज होने में, जो मैंने पहले हाईलाइट किया कि टोटलिटेरियन राइज होने में आइडियोलॉजी जो है एक कोर एलिमेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है आइडियोलॉजी और टोटलिटेरिज्म। तो टोटलिटेरिज्म के राइज होने में आइडियोलॉजी एक कोर एलिमेंट होने की वजह से मुझे ये कन्विंस करना जरूरी है, मुझे ये समझना जरूरी है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी एक क्लोज सिस्टम ऑफ आइडियाज है। आइडियोलॉजी एक क्लोज सिस्टम ऑफ आइडियाज है और विच क्लेम्स टू हैव एन ऑल एनकम्पासिंग ट्रूथ, जिसको सारा सच पता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर मैंने एग्जाम्पल में नाजी जर्मनी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा जिसने आर्यन सुप्रीमेसी को प्रमोट किया। अब ये जो इतना लेंदी सा था वो मैंने यहाँ पर बस 2 लाइन में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, इतना सा, इतने से कम वर्ड्स में। तो हमें बस इस पूरे पैराग्राफ का एसेंस समझ के अपने लैंग्वेज में छोटे से वर्ड्स में बस जो उसको रिप्रेजेंट करे थोड़ा सा, उतने ही शब्दों में यहाँ पर हमें लिखना है, दैट इज नोट्स। ओके, आगे थोड़ा सा और बढ़ते आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा नोट्स मेकिंग में और फिर आपके नोट्स अच्छे भी नहीं बनेंगे, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर देखो, आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजी। सो ये जो टोटलिटेरियन लीडर्स है, जैसे कि अरेंस के एनालिसिस में शी एनालाइज दैट आइडियोलॉजी का इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन हुआ है टू मेंटेन एंड गेन द पावर, मतलब पावर को गेन करने के लिए मेंटेन। अब ये जनरल चीज़ है, हमें पता है कि टोटलिटिज्म की हम बात कर रहे हैं तो आइडियोलॉजी का यूज़ पावर को मेंटेन करने के लिए, गेन करने के लिए होगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ पावर स्ट्रगल। तो ये तो हमें पता है, तो हर चीज़ लिखने की ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं है। यहाँ पर आइडियोलॉजी जो है इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ और एज अ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजी की। तो आइडियोलॉजी इज यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मास मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेटिंग द पीपल एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो इस पूरे पैराग्राफ में, इस वाले पोर्शन में मुझे इतना ही बस पता चला कि आइडियोलॉजी तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक एरो यहाँ पर दे दिया और लिखा कि आइडियोलॉजी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मास मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इतना बस पढ़ लिया मेरे लिए इनफ है, ये कंटेंट बहुत है, क्योंकि हमारे पास 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स इतनी ही लिमिट होती है और हमें बहुत डायमेंशंस लिखने होते हैं। इसीलिए हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प और कंसाइज होना चाहिए, क्योंकि जितने क्रिस्प और कंसाइज हमारे नोट्स होंगे उतने ही हमारे आंसर्स टू द पॉइंट होंगे और कम से कम शब्दों में हम क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस भी कर पाएंगे। एट द सेम टाइम हम एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टीपल डायमेंशन जो है अपने आंसर्स में लिख पाएंगे, ओनली एंड ओनली वेल अवर नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज। देन यहाँ पर क्या लिखा है, लॉस ऑफ प्लूरलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। और इनका एम्फेसिस ये है कि टोटलिटन रिजीम्स जो है दे आर कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल प्लूरलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। जो पॉलिटिकल प्लूरलिटी है, मतलब पॉलिटिक्स में जो मल्टीपल ओपिनियंस है वो, और पॉलिटिक्स में जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है, ये दोनों चीज़ें टोटलिटन रिजीम्स डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है और ये इंडिविजुअल की जो थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो कैपेसिटी है, इसको इरोड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अगेन आइडियोलॉजी ही है, दिस इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजी। सो व्हाट आइडियोलॉजी डू इज इट इज यूज्ड एज अ टूल टू जस्टिफाई द एक्सट्रीम मेजर्स। एक्सट्रीम मेजर्स को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बाद में लिखा है कि जस्टिफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, सो टोटलिटन रिजीम्स बेसिकली पॉलिटिकल प्लूरिटी को और इंडिविजुअलिटी को ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इंडिविजुअल की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो कैपेसिटी है उसको ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज ऑल वी कैन राइट अबाउट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे पूरा 1-2 पेजेस हो गया, अब अभी तक हम यहीं पर है, हमारा अभी एक पेज भी पूरा नहीं हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है बैनलिटी ऑफ एविल। अब ये बैनलिटी ऑफ एविल वाला बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे आइडियोलॉजी को फॉलो करके एक नॉर्मल इंसान भी हॉरिफिक एक्ट को कर सकता। तो मैंने यहाँ पर पूरा पढ़ा कि रिपोर्ट ऑन अ बैनलिटी ऑफ एविल अरेन एग्जामिन द ट्रायल ऑफ एडोल्फ आइकमैन, अ नाजी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लॉजिस्टिक ऑफ द Holocaust. She coined the phrase banality of evil to describe how an ordinary individual could commit a horrific acts when they acted without critical thought. तो ये पूरा पढ़ने के बाद मुझे इतना ही समझा कि सिंपली बैनलिटी ऑफ एविल एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि कैसे आइडियोलॉजी इंसान को अंधा बना देती है। तो बैनलिटी ऑफ एविल में मैंने लिखा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स कुड कॉमिट हॉरिफिक एक्ट्स व्हेन दे एक्ट विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग। जब लोग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और बिना क्रिटिकल थिंकिंग के एक्ट करते हैं तो वो बड़े से बड़े हॉरिफिक एक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट इज़ अ बैनलिटी ऑफ एवी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। ये सब जो लिखा है उसको मैंने कंसाइज करके लिखा है कि बेसिकली ह्यूमन फ्रीडम जो है इज़ ऑल अबाउट कैपेसिटी टू इनिशिएट समथिंग न्यू। ह्यूमन फ्रीडम तभी होता है जब कोई व्यक्ति अपनी नई कुछ चीज़ इनिशिएट करने की कैपेसिटी रखता है। और इट इज़ प्रिजर्व्ड through the action. When person takes an action, then only the person is able to initiate a new thing. That capacity is held by the person. And then that, but यहाँ पर जो टोटलिटेरियन रिजीम्स है ये इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है और इस वजह से इंडिविजुअलिटी और क्रिटिकल थॉट जो है वो लोगों का सप्रेस हो जाता है। दैट इज़ व्हाट। तो अब ये जो पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ से ये 1 पेज, ये 2 पेज और यहाँ से लेके ये 3 और ये जो बेसिकली कुछ 4 पेज का अप्रॉक्सीमेटली जो कंटेंट है हमने यहाँ पर बस 1.25 पेज में हमने समराइज़ किया है। 1 से 1.5 पेज में हमने पूरा समराइज़ किया। तो समवेयर हमने इसका एसेंस, इसकी जो कोर अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो कीवर्ड्स है वो सारे यहाँ पर समराइज़ किए। ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है। अगर इसको नया भी व्यक्ति पढ़ेगा तो भी उसको समझ में आएगा। अगर हम कभी 2 महीने 4 महीने के गैप के बाद भी इसको पढ़ते तो भी हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम भी नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि हम इसको पढ़ ना सके। मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें हम इसको पढ़ भी सकेंगे। और इसीलिए ये एक फॉर्मेट है, एक सैम्पल है, इस तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखो नोट्स मेकिंग में कुछ छोटी मोटी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आवर नोट्स शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारे नोट्स जो है हमारी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनी उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को मेंशन किया। सो हमारे नोट्स में ये होना चाहिए कि आवर नोट्स शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सेकंड थिंग, आवर नोट्स शुड बी अ समरी ऑफ अ टॉपिक बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। वो एक समरी होना चाहिए जो हमें समझा उसमें से, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने लिखा। सेकंडली, इट शुड नॉट बी सिंपली अ कॉपी पेस्ट वर्क। ये डेफिनेटली पहले भी मैंने बताया। ऑल्सो इट शुड नॉट बी समथिंग टू विच वी कैन इमीडिएटली कनेक्ट। इट शुड बी समथिंग टू विच वी कैन इमीडिएटली कनेक्ट। मतलब नोट्स हमने जो बनाए, जैसे ये नोट्स हमने बनाए, अब क्योंकि मैंने ये बनाए सब कुछ पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, तो मैं अभी 1 साल बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी इसको पढ़ूंगा तभी भी आई विल बी एबल टू कनेक्ट इट विथ इट। मुझे ये नया नहीं लगेगा। नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है, हम नोट्स तो बनाते हैं लेकिन जब हम खुद के नोट्स पढ़ने जाते तो हमें हमारे ही नोट्स नए लगने लगते। वी फाउंड इट कंप्लीटली न्यू कि भाई ये क्या था, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लगने लगता है। तो वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। बी सिंपली एबल टू कनेक्ट एंड ऑल्सो जस्ट बाय लुकिंग एट दी नोट्स, हमारे नोट्स को बस देखते ही हमको लगे कि हम पूरी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं, सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं। सो इफ वी आर एबल टू डू दिस, अगर हम ये सब कर पा रहे हैं, इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी। वो नोट्स बार बार पढ़ के, और हमारे मल्टीपल रिविजन्स भी पॉसिबल हो जाएंगे। और हमने जो भी नोट्स बनाए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पर जो बनी है, उसके बेसिस पर हम उस कंटेंट को किसी भी तरीके से मोल्ड करके क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं। सो बेसिकली टू कंक्लूड, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको खुद के ओन नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। दूसरा, मेक इट आफ्टर इट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग। जब आपको उसकी थरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तभी आप नोट्स बनाओ। कभी भी उठ के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंडली, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए मैं नोट्स बनाने के क्वेश्चन में यही बताता हूँ कि नोट्स आप बनाओ अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन मेक श्योर कि आपका बहुत ज़्यादा समय उसमें ना जाए।
और इसीलिए व्हाट यू कैन डू इज़ आप पढ़ना चालू करो, पढ़ते पढ़ते आपको 2-3 बार रिवाइज करके उसमें से जो चीज़ें समझी उसको साइड बाय साइड चैप्टर वाइज आपको साइड बाय साइड पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने हैं। तो आपका बहुत टाइम भी नहीं जाएगा और बहुत अच्छे भी नोट्स बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले एक सोर्स उठाया और उसमें से पहले मैंने अपने नोट्स बनाए और फिर मैं पढ़ने लगा। आप पहले ही नोट्स बनाने जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, तो आप कुछ भी लिखते जाओगे तो वो नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए पहले आप पढ़ो और साथ ही साथ फिर बाद में एक-एक पैराग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पर एक-एक पैराग्राफ पढ़ के उसको समझ के मैंने यहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से आप साइमल्टेनियस रीडिंग एंड साइमल्टेनियस नोट्स मेकिंग कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके नोट्स भी बढ़िया बन जाएँगे। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द नोट्स मेकिंग। मुझे लगता है कि नोट्स मेकिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होने की वजह से इस पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बहुत टाइम भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे नोट इफेक्टिव और रिवीजन फ्रेंडली और वैल्यू एडिशन वाले भी होने चाहिए। सो आई होप कि यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। इफ देर इज एनी पर्टिकुलर टॉपिक विच इज सच काइंड ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इसी तरीके का और इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, तो प्लीज़ टेल मी द पॉइंट, टेल मी द टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स ऑन विच यू वांट मी टू मेक अ वीडियो। सो अभी यहाँ पर रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।